कोई बात नहीं, चलो मीनवाइल हम शुरू कर देते हैं इंडक्टर के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, देखो अभी तक आपने दो कंपोनेंट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस। बेसिक फॉर्मूला याद है, रेसिस्टेंस हम कैसे निकालते थे, R इक्वल टू V अपॉन आई, ओम्स लॉ से, है ना। क्या रेसिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता था? नहीं। कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन V, क्या कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करता था? नहीं। ये इनकी कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, शेप और साइज पे, मीडियम पे, मटेरियल पे, इन पे। बिल्कुल इन्हीं का तीसरा भाई है इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है आपका? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट, ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन इंडक्टेंस क्या फ्लक्स पे और करंट पे डिपेंड करता है? नहीं। अभी बताया मैंने, ना फ्लक्स पे डिपेंड करेगा ना करंट पे, वो डिपेंड करता है कॉइल कैसे बनी है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, लेंथ पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, और मीडियम इनसाइड दी इंडक्टर उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं इंडक्टर को। ठीक, तो इंडक्टर में हमने लास्ट क्लास में देखा था, अगर मान लेते हैं ये कोई इंडक्टर है, इससे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं दिस करंट इज इंक्रीजिंग, तो इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगी जो इस बढ़ते हुए करंट को रोके। तो बढ़ते हुए करंट को रोकने के लिए ईएमएफ की पोलैरिटी ये होनी चाहिए, देखना। ठीक है, और इन केस अगर इस इंडक्टर में करंट की डायरेक्शन सेम है बट करंट इज डिक्रीजिंग, तो आगे की तरफ करंट कम होता जा रहा है, उसको बढ़ाने के लिए ईएमएफ, क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ये चाहता है इंडक्टर किसके क्रॉस करंट चेंज ना हो, ये करंट में चेंज को रोकता है, तो इसलिए बढ़ते हुए करंट को कम करना चाहेगा, कम होते हुए करंट को बढ़ाना चाहेगा बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ अक्रॉस इट। ये इसकी खास बात है, इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, कैपेसिटेंस की क्या प्रॉपर्टी थी? इट रेसिस्ट चेंज इन वोल्टेज, इट रेसिस्ट फ्लो ऑफ करंट, ये तो है सारी प्रॉपर्टी। तो इंडक्टर क्या करता है? करंट में चेंज को रोकता है। पहले तो देखो, जो पहले वाली ट्यूबलाइट आती थी ना, इनमें क्या होता है, चौक कॉइल होती थी बीच में, बेसिकली वो इंडक्टर ही होती थी। ठीक है, तो करंट में चेंज को तुरंत रोकने के लिए। ठीक है, चलिए अब ये जो इंडक्टर है, ध्यान देना, ये जो इंडक्टर है, ये जिस वायर का बना हुआ है, वो वायर का भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। अब वो रेसिस्टेंस हम इसके सीरीज में लेंगे या पैरेलल में? वो हम लेते हैं इसके सीरीज में, ये इंडक्टर और ये रेसिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ दिस कॉइल, इस कॉइल का रेसिस्टेंस है ये, मैंने इसके सीरीज में लेंगे हम इसको। तो रियल में डायग्राम प्रैक्टिकली देखें तो इंडक्टर का डायग्राम ये होता है, दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ एन इंडक्टर। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट, ये बनाते चलो जो भी मैं लिख रहा हूं इस पे, इक्विवेलेंट सर्किट, किसका सर्किट? इंडक्टर का। ठीक है, इंडक्टर की यूनिट क्या होती है? इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी, वेरी गुड। रेजिस्टेंस की? ओम। कैपेसिटेंस की? फैराड, फैराड, माइक्रो फैराड, मिली फैराड, लाइक दिस, बैठ जाओ। ठीक है, अब देखो 20 मिनट लेट। चलिए, ये लिख लिया आप लोगों ने? हटा दो, जल्दी लिखो 1 मिनट के अंदर। अभी तक हम रिकैप कर रहे थे, मैं फॉर्मूले सुन रहा था इन लोगों से। ठीक है, तो अभी शुरू हुआ है ये इंडक्टर। इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट। तो मैंने अभी बस इतना ही बताया है कि ये जो इंडक्टर है, तो मैं आई थिंक पिछली क्लास में बता दिया था, करंट बढ़ रहा है तो कम करने के लिए एमएफ इस पोलैरिटी के साथ इंड्यूस होगी। ये जो इंडक्टर है जिस कॉइल का बना है, उस कॉइल का रेसिस्टेंस आर ले लिया हमने, तो वो रेसिस्टेंस हम इसके सीरीज में काउंट करते हैं। तो बेसिकली दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए इंडक्टर। किसी भी इंडक्टर का जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो ये होगा। ठीक है, हटा दो, देखो ध्यान देना बेटा, इधर इधर देखो, जैसे ये कोई इंडक्टर है, ठीक है, इंडक्टेंस है, ये बैटरी है। क्या इस सर्किट में कोई करंट फ्लो कर रहा है? भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा।
हमने क्या किया, इस की को ऑन किया, इस की को हमने t इक्वल टू 0 पे ऑन किया। इसमें की ऑन करने से पहले करंट कितना था, 0। की ऑन करने के बाद भी इसमें करंट कैसे कितना रहना चाहेगा, क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, करंट में चेंज को रोकता है। तो इंडक्टर चाहेगा कि इसका करंट, इसके क्रॉस करंट अभी भी 0 रहे। तो t इक्वल टू 0 प्लस, t इक्वल टू 0 प्लस का मतलब होता है जस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑन द की, इसमें करंट कितना होगा, 0। बात समझ में आई। करंट 0 होने का मतलब है कि दिस इंडक्टर का जो रेसिस्टेंस अगर हम बात करें तो इट शुड बी इनफाइनाइट, तभी तो करंट 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम की को ऑन करते हैं, इनिशियली इंडक्टर बिहेव लाइक ओपन सर्किट। ओपन सर्किट या हम कहें ओपन सर्किट मतलब इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। बात समझ में आई। याद करो, जब हमने चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर पढ़ा था, जैसे में अगर यहाँ पे कैपेसिटेंस होता तो जैसे में इसकी को ऑन करते हैं, इनिशियली कैपेसिटर बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट, लिखवा रखा है मैंने नोट्स में, ठीक है। तो जैसे में इसकी को ऑन करेंगे, कैपेसिटेंस बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट, बट इंडक्टर उसका उल्टा है, जैसे में इसकी को ऑन करेंगे इंडक्टर बिहेव लाइक ओपन सर्किट। क्लियर है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, करंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। करंट बढ़ता है और मैक्सिमम करंट चला जाएगा, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इट बिकम्स स्टेडी स्टेट, मींस आफ्टर सम टाइम, आफ्टर इन लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट रीच्ड, इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है। करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा बेटा मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम मतलब करंट होगा इसमें I इज इक्वल टू वी बाई आर, इससे ज्यादा तो करंट नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो करंट हो जाएगा मैक्सिमम। तो करंट अगर मैक्सिमम हो गया तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0। 0 मतलब शॉर्ट सर्किट। तो इन स्टडी स्टेट इंडक्टर बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब 0 रेसिस्टेंस, 0 रेसिस्टेंस। स्टडी स्टेट में इंडक्टर कुछ नहीं मायने रखता, स्टडी स्टेट का मतलब है वायर लगा दो इसकी जगह, और जस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑन की हटा दो इसको ओपन सर्किट, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको जल्दी से लिखो 1 मिनट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मतलब इसका फंक्शन होता है वैसे तो करंट का। चलो पहले इसको लिखो जल्दी से एक बार। ठीक है, इस चीज को याद रखना बेटा। स्टडी स्टेट में इंडक्टर क्या काम करता है, सिंपल कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है। ये पॉइंट दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। अब मैंने बोला है क्या कि जैसे हम इस की को ऑन करेंगे इसमें करंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। मैक्सिमम करंट कहां तक जाएगा, V बाई आर तक, इससे ज्यादा करंट नहीं जाएगा। तो अगर इसको ग्राफिकली हम देखें, इधर देखो एक बार, अगर इसको ग्राफिकली देखें तो करंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है यहाँ पे, ये है मैक्सिमम करंट, IM लिख देता हूँ मैं इसको, लेट्स से दिस इज IM, यहाँ तक जाएगा। इनिशियली करंट कितना था, 0, तो 0 से ग्राफ शुरू होगा और ये ग्राफ जाता है आपका नॉन लीनियरली ऐसे, कहाँ पे मीट करेगा, इनफिनिटी पे। और जो यहाँ पे करंट बढ़ रहा है उसका भी फंक्शन है, करंट होता है आपका I इज इक्वल टू I मैक्स 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन ये, इसी तरह का फंक्शन आपने कैपेसिटेंस में पढ़ा है। अब से 2 साल पहले इस टाइप के कैपेसिटेंस के ऊपर
केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, जिसके ऊपर हल्ला कटा था काफी कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, जे का क्वेश्चन डाल दिया। जे का नहीं था, इनिशियल लिस्ट और फाइनल स्टेट के बेस पे ही क्वेश्चन पूछे गए थे उससे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। ये जो ये है ना L/R, इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। दिस इज टाइम कांस्टेंट। ठीक है, इसकी जो डायमेंशन होंगी, क्योंकि क्योंकि ए की पावर ये पूरा डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो R/L की डायमेंशन फ्रीक्वेंसी वाली होगी, तो L/R की डायमेंशन टाइम। पता है कि नहीं इस चीज का? क्योंकि यही क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली। मैं बता देता हूँ आपको, इसको कॉपी करो एक बार जरा। लिख लिया ये पूरा? ये वाली चीज तो लिख ली? मैं थोड़ा सा एक बार कैपेसिटेंस के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन आया था, क्यों इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि क्या पता आ जाए। चार्ज ऑन ए कैपेसिटेंस इज गिवन बाय ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। उसका सर्किट भी यही था, ये था, आर है, सी है, और ये बैटरी है, और ये की है। की को हमने ऑन किया, चार्ज बढ़ना शुरू, और चार्ज का फंक्शन था Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये था, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन ये था कि आरसी की डायमेंशन क्या होंगी, या आरसी की यूनिट क्या होंगी। आपको 11th क्लास में आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा तो ही, जाहिर सी बात है, अगर आपको याद हो तो जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते थे, लिस्ट ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज में एक फंक्शन ये भी आता था। उसमें ये तो है ही डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस है, ओवरऑल भी डायमेंशनलेस होता है। तो अगर ये आपको डायमेंशनलेस करना है, तो टी अपॉन आरसी को डायमेंशनलेस करने के लिए आरसी की डायमेंशन भी टी की रखनी पड़ेगी। बात समझ में आई? तो आरसी की डायमेंशन क्या थी? टाइम, यूनिट टाइम। इसी तरह से यहां पे भी देखो, ई की पावर क्या है यहाँ पे? माइनस टी। क्या हुआ नेहल? ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, तो ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होना चाहिए। ठीक है, इस आर को मैं इसके नीचे लिख लूं। तो टी की जो डायमेंशन होगी वही L/R की डायमेंशन होगी। तो L/R बेसिकली क्या होता है? टाइम कांस्टेंट। समझ में आ गया? याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, कहीं से क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। एक क्वेश्चन करके दिखाओ चलो। हाँ, फंक्शन नहीं, फंक्शन याद नहीं करना था उस टाइम पे, तो उन्होंने केस स्टडी में दे दिया था बना के, ये वाला क्वेश्चन बना दिया था, लेकिन वैसा कुछ हार्ड नहीं है ये। नहीं, इस फंक्शन का ग्राफ है ये, यूज नहीं है कि भाई कितने टाइम बाद क्या चार्ज होगा, इतना नहीं पूछते। ठीक है, बस इनिशियल और फाइनल जो मैंने बताया ना, टी इक्वल टू 0 प्लस पे क्या होगा, टी इक्वल टू इनफिनिटी पे क्या होगा, बस इतना याद रखना है आपको, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक सर्किट दे रहा हूं मैं, सर्किट सॉल्व करना है आपको। This is 6 ohm, 3 ohm, 5 Henry, and this is 2 ohm, this is 12 volt। आपको क्या करना है? अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर मैंने बता रखा है आपको फॉर्मूला, पेज पे लटके देखो ना, कल ही तो पिछली क्लास में तो बताया था शायद। हाफ एल आई स्क्वायर, ग्राफ भी बनाया अपने पैराबोला, है ना। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन स्टेडी स्टेट। करो इसको।
सिंपल सर्किट है ये, बस ये याद रखना। स्टेडी स्टेट में क्या होता है इंडक्टर, बस करो क्वेश्चन को। पहले मुझे बताओ बैटरी से टोटल करंट निकलेगा कितना, टोटल रेजिस्टेंस निकालो पहले। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या बताया था, क्या लिखा था उसमें, सिंपल वायर कनेक्ट कर दो, जीरो रेजिस्टेंस लेंगे उसका। क्या 12 एम्पियर, पता है मुझे क्या गड़बड़ की होगी गधो। 12 एम्पियर 12 ओम, इसका मतलब आपने इसका 1 ओम निकाला है, तीनों पैरेलल में कर दिए होंगे, है ना। हाँ यही पता था मुझे, यही करोगे। मैंने क्या बताया था आपको, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर कैसे काम करेगा, बोलो, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट करेगा तो इस इंडक्टर को हटा के अभी के लिए मैं क्या करता हूं, वायर लगा देता हूं। शॉर्ट सर्किट का मतलब जीरो रेजिस्टेंस, बिल्कुल सिंपल आरसी सर्किट बन गया अभी ये। अब इस ये सिंपल सर्किट, अब इसमें से क्या होगा, ये दोनों किसमें दिखाई दे रहे हैं, पहले इन दोनों को देखो, पैरेलल में इन दोनों कितना आएगा 2 भाई, 6 इंटू 3/6 + 3 कितना आ गया 2। इन दोनों की जगह मैं क्या लगा दूं 2 ओम, ये 2 ओम लगा दिया। उसके बाद ये बैटरी लगी हुई है और ये दूसरा रेजिस्टेंस 2 ओम। अब बताइए तो दोनों ओम क्या सीरीज में, ओ पैरेलल में, किसमें, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 4 ओम। बैटरी कितने की है, करंट कितना निकलेगा 3 एम्पियर। अब यहां पे आओ, यहां से 3 एम्पियर करंट निकला। अब जब ये 3 एम्पियर आगे जाएगा तो दो रास्ते दो आएंगे, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। मान लेते हैं यहां चला गया I1, यहां चला गया I2, तो टोटल करंट कितना होगा I1 + I2 = 3। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, वोल्टेज। इसका क्रॉस वोल्टेज कितनी है IR 6I1, बोलो। इसका क्रॉस कितनी है पोटेंशियल डिफरेंस 3I2। क्या ये दोनों, दो इक्वेशन दो अननोन, सोल्व करके बताना जरा I2 कितना आएगा, बताओ जल्दी से, सोल्व करके बताओ जल्दी से कितना आएगा I1 I2। तो मैंने लिख ही दिया, सोल्व कर लिया है, ओरली हो रहा है, बस वेरी गुड। ठीक है, छोटे वाले रेजिस्टेंस से बड़ा करंट फ्लो करता है और करंट रेजिस्टेंस के उल्टे रेशियो में डिवाइड होता है। ठीक है
आ गया, 2 एम्पियर आ गया। हमें इस वाली ब्रांच में इंटरेस्ट है बस। तो इसमें इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर की में करंट कितना फ्लो कर रहा है मैक्स, ये स्टेडी स्टेट में 2 एम्पियर। इंडक्टेंस कितनी है इसकी, 5 हेनरी। अब तो बता सकते हो एनर्जी, बताओ। टेन जूल, ठीक है, 10 जूल। देखो मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, कैपेसिटेंस के भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इंडक्टेंस की इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ऐसा लौड़ा में मिल जाएंगे, मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट दूंगा, अभी दी नहीं है, उसमें मिल जाएंगे मल्टीपल। एक ही चीज ध्यान रखनी है बस, और वो है स्टेडी स्टेट में इंडक्टर बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट। बस इस चीज को ध्यान रखना, सर्किट रीड्रॉ करना, सॉल्व करना, करंट निकालना इंडक्टर वाली ब्रांच में, एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, हटा दो इसको। इंडक्टर हो गया हमारा, एनर्जी हो गई, सोलिनॉइड हो गया, सब चीजें हो गई हमारी, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। ठीक है, तो इंडक्टेंस पूरा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे, हेडिंग डाल लो। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, बताया था ना मैंने, इंडक्टेंस और इंडक्शन में क्या फर्क है। इंडक्शन फिनोमिना, इंडक्टेंस प्रॉपर्टी। ठीक, तो इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो है सेल्फ इंडक्शन। कोयल में ईएमएफ इंड्यूस होना खुद के करंट के चेंज के कारण, समझ में आया, वो था सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पे है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में मतलब म्यूचुअल का होता है आपस में परस्पर। तो यहाँ पे मान लो 2 कॉइल रखी हुई हैं, दिस इज कॉइल 1, दिस इज कॉइल 1, करंट फ्लो कर रहा है, इसी के पास दूसरी कॉइल भी रखी हुई है एक, दिस इज कॉइल 2। मान लो एक में करंट पास कर रहा है, कौन सी में, कॉइल 1 में। इधर देखो, जब इस कॉइल में करंट पास करेगा तो इसमें मैग्नीफाई लाइंस होंगी, बोलो इस तरह से कुछ होगी कि नहीं, मैग्नीफाई लाइंस होंगी। अब क्योंकि कॉइल दूसरी वाली इसके पास रखी हुई है तो कुछ फ्लक्स दूसरी कॉइल से भी पास करेगा। अब मैं बोल रहा हूं कि इस करंट को मैं चेंज करूं, अगर मैं ये करंट चेंज करूंगा तो दूसरी कॉइल में भी फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं, होगा। दूसरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो दूसरी कॉइल में एमईएफ इंड्यूस होगी कि नहीं, बोलो। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन सेकंड कॉइल ड्यू टू करंट चेंज इन फर्स्ट कॉइल प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी लिख लो स्टेटमेंट, द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, the induction of EMF in a coil, the induction of EMF in a coil due to current change, due to current change in another coil, due to current change in another coil placed nearby, placed nearby is called mutual induction। ठीक है, अब देखो ये जो सेकंड कॉइल है, सेकंड कॉइल में जो फ्लक्स है वो हम मान लेते हैं फाई 2 है। इधर देखो बेटा सभी लोग, ये जो फ्लक्स है फाई 2, दिस फ्लक्स इन सेकंड कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन फर्स्ट कॉइल, यस और नो। भाई जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा इसके खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, पास में रखिए तो इसमें भी उतना ही ज्यादा फ्लक्स पास करेगा। ये किसका साइन है, जब जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं वी नीड टू पुट सम कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था, खुद का करंट, खुद का ही फ्लक्स चेंज और खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस होना। यहाँ पे क्या है,
एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, दूसरी कॉइल में भी क्योंकि पास रखी है तो फ्लक्स लिंक्ड है, फ्लक्स लिंक है तो उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। दिस इज कॉल्ड, एम इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। बोलो बेटा समझ में आया क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस बेसिकली क्या होगा, phi2 अपॉन I1। तो हम इसको M21 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? M21, सिंप्लिसिटी के लिए। क्यों? क्योंकि आप ये भी बोल सकते हो कि सर अगर दूसरी कॉइल में इसमें करंट पास करा दो I2 और इसमें फ्लक्स I1 देखें तो phi1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन सेकंड कॉइल। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा इसको हम M12 लिख देंगे। तो M12 क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका phi1 अपॉन I2। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि M12 और M21 कैसे भी आप निकाल लो, दोनों सेम ही चीज है। तो इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस, दो पास रखिए कोई, इसके रेस्पेक्ट में इसका निकालो, ऐसे किसी भी तरह से निकाल लो, दोनों सेम ही चीज आएंगी। इसकी भी ऐसा यूनिट वही होगी जो सेल्फ इंडक्टेंस की होगी। क्या होती है? हेनरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी ऐसा यूनिट क्या होगी? हेनरी। ठीक है, लिख लो इसको। डन। अब देखो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस तो डिपेंड करता था कि कॉइल कैसी बनी है। यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करेगा कि दोनों कॉइल के बीच में जो फ्लक्स लिंकेज है वो कैसा है। फ्लक्स लिंक जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करेगा प्लेसमेंट ऑफ दी टू कॉइल्स। देखो कैसे लिख लिया था ना। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल एक कॉइल ये है, ठीक है, दिस इज कॉइल 1 और इसके अंदर एक और कॉइल रखी हुई है, दिस इज कॉइल 2। इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो हम मान लेते हैं M1 है। एक दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, ये कॉइल है, दूसरी कॉइल ये है, दिस इज कॉइल 1 कॉइल 2। इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है आपस में वो M2 है। एक तीसरी कॉइल लिया हमने, दिस इज थर्ड कॉइल, लाइक दिस। इनके जो बीच में आपस में म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो है M3। और एक लास्ट, और एक कॉइल ऐसी ली हमने और एक कॉइल ऐसे ली, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है M4। मुझे देख के बताओ सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंक्ड दो कॉइल का आपस में कौन से केस में होगा? सबसे ज्यादा इसमें होगा। एक से करंट पास करो, सारा का सारा मेजरली इससे भी पास करेगा, तो इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा। वो सबसे कम फ्लक्स लिंक किसका है? क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऐसी होंगी इससे तो बहुत ही कम जाएंगी, ना के बराबर है, तो सबसे लीस्ट ये हुआ। सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस M1, उससे कम, उससे भी कम, और लास्ट में, तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो सबसे बड़ा M1, उसके बाद उससे कम और लास्ट में। तो प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर है? बनाओ जल्दी से इसको। जल्दी से लिख लो, मैं इसे कंप्लीट कर दूं, सोच रहा हूँ करा दूं इसको जल्दी से। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड, किसको फॉर्मूला याद है? जल्दी बताओ। म्यू नॉट एन। वेरी गुड, रट लिया लड़के ने फॉर्मूले। ठीक है, याद कर लेना भाई सभी लोग, मैंने दो दो बार लिखवा चुका हूँ शायद, एक पूरे चैप्टर के एक साथ है ना। ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, इसके भी सारे फॉर्मूले एक साथ लिखा दूंगा। हटा दो इसको।
देखो सोलेनोइड का हमने सेल्फ इंडक्टेंस भी निकाला था, अब दो सोलेनोइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू TWO टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स of two coaxial solenoids। ठीक है, देखो ये एक सोलिनोइड है। अच्छा, हम जो सोलिनोइड लेते हैं वो हम लॉन्ग सोलिनोइड लेते हैं। लॉन्ग सोलिनोइड का मतलब होता है, कौन बताएगा? यस, एल इज फार ग्रेटर देन इट्स रेडियस। ठीक है, ये है कोइल 1 ले लेते हैं हम इसको, दिस इज कोइल 1, इसकी जो रेडियस है वो R1 ले लेते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो N1 ले लेते हैं। कैपिटल N1 इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, हमने क्या की, कोएक्सियल का मतलब है जिनकी एक्सिस सेम हो, तो जो दूसरी कोइल होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये जो सेकंड कोइल है, दिस इज कोइल 2, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हम ले लेते हैं N2, लेंथ दोनों की सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, लेंथ सेम है, और इसकी जो रेडियस है वो हम ले लेते हैं R2। कोई दिक्कत? तो जो छोटे वाली सोलिनोइड है इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कितना होगा? पाई R2 का स्क्वायर, यही होगा ना। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनोइड का फॉर्मूला क्या बताया था? ये करंट हम I1 ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट NI, यही होता है। अब देखो कोइल 1 में करंट है I1, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनोइड, बोलो कितना होगा? म्यू नॉट N1 I1। व्हाट इज स्मॉल n1? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यही था डेफिनेशन में, और ये है I1, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब देखो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स किससे? फ्रॉम कोइल 2, इससे, तो ये कितना हो जाएगा? φ2 इक्वल टू, क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा। यहाँ पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BA cos 0। ये एक टर्न का है, और कितने टर्न है इसमें? N2, तो टोटल फ्लक्स ये हो गया। बोलो यस और नो। अब B की वैल्यू में ये बार पुट कर दूं, B की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट N1 I1 अपॉन में L, एरिया कौन सा एरिया? किससे निकालना है फ्लक्स? छोटी वाली से, A2। बोलो समझ में आ गया? ठीक है, अब इस I1 को मैं इसके नीचे ले आता हूं, तो दिस इज φ2 बाई I1, क्या बचा? म्यू नॉट N1 N2 A2 बाई L। व्हाट इज दिस? म्यूचुअल इंडक्टेंस। बोलो समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे स्मॉल n1 क्या चीज है? कैपिटल N1 बाई L, और स्मॉल n2 को क्या लेंगे हम? कैपिटल N2 बाई L। तो यहाँ से अगर आप देखो तो N1 क्या आ गया? N1 इंटू L, और यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से N2 क्या आ जाएगा? स्मॉल n2 इंटू L। तो N1 N2 की वैल्यूज में ये पुट कर दूं जरा इस फॉर्मूले में, तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट N1 N2 A2 L, है ना। L स्क्वायर आ जाएगा तो नीचे L है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक लिख लो। देखो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है? जिस कॉइल में करंट पास कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो वही प्रोड्यूस करेगा ना। नहीं, उसमें तो फ्लक्स निकालना है, यही तो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, φ2 अपॉन I1, फ्लक्स इन सेकंड कॉइल ड्यू टू करंट इन फर्स्ट कॉइल। इसके रेशियो को तो निकालते थे हम।
हो गया? लिखो जल्दी जल्दी लिखो। अच्छा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दिस डेरिवेशन इज इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों ही डेरिवेशन कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल हर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के, बोर्ड के आए हुए, और अच्छे क्वेश्चन है। कैसे कैसे डेटा ट्रांसफर होता है पता ही नहीं चलता। चैनल ऐसा है, मतलब सुनाई नहीं देता। तुम्हें खुद सुनाई देता है क्या बोल रहे हो नेहल? आपको सुनता है क्या बोल रही हो? अच्छा, मतलब चैनल इज वेल एस्टेब्लिश्ड। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। लेंथ, देखो हमें फ्लक्स निकालना है अल्टीमेटली। ठीक है, होता क्या है, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं इसलिए कर लिया, तो अदरवाइज होता क्या है, इसको हटा दूं मैं। 2 कॉइल हैं, अगर 2 कॉइल के बीच का उनका खुद का भी तो सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो जैसे मान लो ये कॉइल है, दिस इज कॉइल 1 हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस L1, एक दूसरी कॉइल है, दूसरी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है L2। तो इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, इट इज गिवन बाय M इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2। इनका ये रिलेशन है आपस में। यहाँ पे जो K है, ये K होता है कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर ये डिफाइन करेगा, ये डिसाइड करेगा कि इनका आपस में फ्लक्स लिंकेज कितना है। ठीक है, तो अगर इसकी लेंथ में डिफरेंट कर दूं तो अल्टीमेटली फ्लक्स कैसे निकालोगे, क्योंकि हम सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड, हमें केवल अंदर पता होता है मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और एंड पे पता होता है। एंड पे कितना होता है, अंदर कितना था मैग्नेटिक फील्ड अंदर सोलेनोइड के, क्या होता है फॉर्मूला, और एंड पे कितना होता है, हाफ म्यू नॉट एन आई, बताया तो था। तो एंड पे पता है, अंदर पता है, लेकिन अगर इसको आप इलोंगेट करके कैसे भी इसको बाहर कर दोगे छोटी वाली को, तो इतने पार्ट में जो बाहर वाला हिस्सा है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकाल लोगे? समझ में आया? तो फ्लक्स निकालना भी तो मतलब आना भी तो चाहिए ना कैलकुलेशन में हमारी, ये है। समझ में आ गया? ये भी लिख लेना, K is coupling factor। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। एक फॉर्मूला और जुड़ गया लिस्ट में आपकी, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कोएक्सियल सोलेनोइड्स। दो क्वेश्चन है मेरे पास, एक टफ और एक आसान। बताओ कौन सा करोगे? एक आप करोगे, एक मैं करूंगा। ठीक है, आसान मैं कर देता हूं, टफ आप लोग करना। ठीक है, क्वेश्चन लिखो क्या बना लो। वो इसमें देख रहा हूं, ये एक सर्कुलर लूप है। क्या है ये? गोल सा बन गया, क्या बन गया? गोल सा। सेंटर इसका यहाँ कहीं होगा, है ना। ये एक सर्कुलर लूप है,
इसके सेंटर पे एक छोटा लूप रखा हुआ है, ये भी सर्कुलर लूप है, दोनों ही सर्कुलर लूप है। इसकी जो रेडियस है वो है स्मॉल ए, और जो बड़े वाला लूप है इसकी रेडियस है बी। समझ में आ रहा है? छोटे वाले सर्कुलर लूप की रेडियस ए, बड़े वाले सर्कुलर लूप की रेडियस बी। गिवन दैट बी इज फार ग्रेटर देन ए, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दैम। तरीका एक ही है, क्या करना है? फ्लक्स अपॉन करंट। एक में फ्लक्स पास कराओ, एक में करंट पास करा दो, करंट पास करा दो आई, करंट पास करा दिया बड़े में आई, फ्लक्स निकालो छोटे वाले से, करो। अब इसमें यूज होगा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला ज्योत्सना? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप एट सेंटर। फॉर्मूला क्या था? हाँ, यस, वेरी गुड। इसलिए रटवाए थे मैंने फॉर्मूले, है ना, चैप्टर 4 के। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, नहीं पता ना? तो फॉर्मूला होता है कि कोई भी सर्कुलर लूप है, जैसे करंट फ्लो कर रहा है आई, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज गिवन बाय बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, r इज द रेडियस। ये फॉर्मूला है आप लोगों के लिए। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो इस करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना? बोलो, म्यू नॉट आई अपॉन में 2b। मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब क्योंकि b इज फार ग्रेटर देन a, या हम कहें a इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू b, तो इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट सेम होगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? ये फ्लक्स बताओ जरा कितना होगा इससे? b इंटू ए। b है हमारा म्यू नॉट आई अपॉन में 2b। एरिया कितना है इसका? पाई ए स्क्वायर। तो हमारे पास फ्लक्स आ गया म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर अपॉन में 2b। इस आई को इसके नीचे ले आओ, 5 अपॉन आई क्या होता है? क्या जाएगा? म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन में 2b। ये था आसान क्वेश्चन जो मैंने कर दिया, ठीक है। यूनिट क्या होंगी? हेनरी। क्वेश्चन दूं? लिखो, ये हटा दूं? बेटा समझ में आ रहा है कैसे निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस? कोई भी अरेंजमेंट दे दिया जाए कॉइल्स का आपको, तो अल्टीमेटली क्या निकालना है? फ्लक्स अपॉन करंट का रेशियो। खत्म, इतना ही करना है बस। उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस केस में मैंने बता दिया था। एक चीज और होती है, अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? एट ए डिस्टेंस r। नहीं, हाँ, वेरी गुड, ठीक है। ये फायदा होता है फॉर्मूला याद करने का, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ये भी आपका बोर्ड का आया हुआ, और एनसीईआरटी में पहले एडिशन एक्सरसाइज हुआ करती थी, उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ये एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। दिस इज लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। इसके पास हमने एक स्क्वायर लूप रखा है। इस स्क्वायर की जो एज लेंथ है वो है a, और कहां पे है ये? डिस्टेंस b पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस b। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन यही कर दिया, उसको पार्टी मेरी तरफ से कोल्ड ड्रिंक, समोसा, ब्रेड, पकौड़ा, जो आप कहें, सैंडविच भी चलो ठीक है, नेहल को सैंडविच पसंद है, ओके,
डोनट, चलो जो है वो मंगा दूंगा मैं, पर इस क्वेश्चन को करो। गलत जवाब। क्या मैग्नीफिक फील्ड यूनिफॉर्म है? स्क्वायर के हर एक पॉइंट पे क्या मैग्नीफिक फील्ड सेम होगा? फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे फील्ड कम होगी जाएगी। हाँ, तो क्या करेंगे? वेरिएबल है यहाँ पे फील्ड, क्या करेंगे? हाँ, इंटीग्रेट करो। अब उसके लिए हमें पता होना चाहिए एलिमेंट क्या लें। ठीक है, कोशिश करो। देखो हिंट दे दिया मैंने। मैं सोचा था 2 ब्रेड पकौड़े मंगाऊं, अब एक ही मंगाऊंगा, वो भी समोसा। हम्म हम्म गलत जवाब। बस अब तुम्हारे चांस खत्म। हम्म कोई कर रहा है तो मुझे तरीका बता दो कैसे करेंगे, मैं उस पर भी खुश हो जाऊंगा। कैसे बताओ? एलिमेंट क्या लेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे? नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए एलिमेंट चाहिए होता है, एरिया छोटा बहुत। कुछ आइडिया है कैसे करेंगे? चलो खैर, तुम्हें दोष इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि तुमने चैप्टर 4 का ये जो है, ये वाला फॉर्मूला वैसे मैंने बता दिया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे मैग्नीफिक फील्ड कम होता जाएगा। हमें क्या करना है? इस पूरे से फ्लक्स निकालना है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीफिक फील्ड डेंसिटी ज़्यादा होंगी, कम होते होते यहाँ पे कम हो जाएंगी। लेकिन हमें क्या करना है? टोटल फ्लक्स निकालना है, काउंट करनी है फील्ड लाइन्स। मैं ही बताऊँ? घर से करके लेके आना। हिंट दे दूं? हिंट में क्या करेंगे? एलिमेंट लेंगे। अब घर से करके लेके आओगे तो चीटिंग नहीं करनी है और गूगल वूगल नहीं करना, खुद ट्राई करना। ठीक है, आप ले आओगे मैं तब भी खिला दूंगा समोसे तो। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। कैसे लेंगे? एलिमेंट वर्टिकल। इस एलिमेंट की विड्थ कितनी होगी? dx। और ये एलिमेंट कहाँ पे होगा? एट ए डिस्टेंस x। इस छोटे से एलिमेंट से छोटा सा फ्लक्स निकाल सकते हो। छोटे से फ्लक्स को जब भी जो भी आएगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसमें एक टर्म आई भी आएगा। उस आई को इसके नीचे ना जो बचा रह जाएगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस। हिंट दे दिया मैंने, ट्राई करके आना घर से। ठीक है, चलिए।